हेलो दोस्तों, मुस्कान अलवी हिंदी क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की ये क्लास होने वाली है क्लास नंबर 3 यानी आपका हिंदी भाषा यूनिट 1 यूजीसी नेट की परीक्षा में जो लगा हुआ है आपका, यहाँ पे आपका जो है आज की क्लास यूनिट 1 से क्लास नंबर 3 है। यानी 15 प्रश्नों की ये प्रश्न सीरीज़ हमारी जो चल रही है, आज आपका टेस्ट नंबर 3 यहाँ पे इस क्लास में होने वाला है। तो प्रश्नोत्तरी यहाँ पे होगी और यहाँ पे किन किन परीक्षाओं में ये लाभदायक रहेगी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजीसी नेट की परीक्षा में ऑल स्टेट सेट का अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी स्टेट की, तो वहाँ पे ये बहुत लाभदायक रहेगी। टीजीटी पीजीटी हिंदी में भी, डीएसएसबी हिंदी, टीजीटी पीजीटी, यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एचपीएससी और आरपीएससी और अन्य विभिन्न परीक्षाओं में जहाँ पर भी हिंदी भाषा का ये टॉपिक लगा हुआ है, हिंदी भाषा वाला टॉपिक है, वहाँ पर आपकी सभी परीक्षाओं में ये क्लास महत्वपूर्ण होगी। तो आप इस टेस्ट को लगा सकते हैं, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और 15 में से कितने प्रश्न सही होंगे अंत में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ताकि हम अगर आप ज़्यादा प्रश्न सही कर पा रहे हैं तो हम प्रश्नों का स्तर जो है वो और ज़्यादा कठिन कर देंगे। साथ ही आप यहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप जो है अगर नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी तरह के अपडेट्स और महत्वपूर्ण क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें वीडियो को। साथ ही शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ, आप हमारी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं, घर बैठे आपको ये बुक्स जो हैं वो डिलीवर्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास अवेलेबल है, भारतीय पाश्चात्य काव्यशास्त्र, नेट की सभी कविताएं, साथ ही आपको एचपीएससी हरियाणा वाले में भी बहुत अधिक लाभदायक। देखिए एकदम मूल कंटेंट यहाँ पे आपको मिल रहा है, पूरा का पूरा मूल कहानियों की पुस्तक यहाँ पे मिलेगी, मूल ही आपको नाटक मिलेंगे। जैसे कि परीक्षा का स्तर है तो आपको मूल ही चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई शॉर्ट तरीका या कोई शॉर्ट नोट्स पढ़ के मेरा एग्ज़ाम निकल जाए, तो ऐसा बहुत कम चांसेस है कि ना के बराबर। इसलिए मूल सामग्री को हमें अध्ययन अवश्य करना ही होगा। तो आप सभी दिए गए नंबर पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना ऑर्डर कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये क्लास नंबर 3। आपके सामने प्रश्न संख्या 1 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द नहीं है। तो तद्भव और तत्सम शब्दों से काफ़ी प्रश्न जो हैं वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, तो हो सकता है कि यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाए। तो ऑप्शन ए राय, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी दाहिना, ऑप्शन डी कवि। तो आपके सामने ये 4 शब्द लिखे हुए हैं, 4 शब्दों में से आपको बताना है कि कौन सा जो है वो तद्भव नहीं है, बाकी सब जो है वो तद्भव है। यानी कोई 3 यहाँ पे शब्द ऐसे हैं जो तद्भव शब्द हैं और बाकी एक जो है वो है तत्सम। तो आपको बताना है कि कौन सा है। तद्भव और तत्सम के बारे में आपको आज डिटेल में इसी क्लास में जानकारी दी जाएगी, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका प्रथम बार होगा, बिल्कुल अभी तैयारी शुरू करी होगी, तो ऐसे स्टूडेंट को भी लाभ मिले। तो आपने कोई एक विकल्प चुन लिया होगा, इन चारों में से कॉपी पेन लेके बैठेंगे और 15 में से कितने प्रश्न सही हुए ज़रूर हमें बताएंगे कमेंट करके। चलिए यहाँ पे सही उत्तर है कवि, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही है। ये जो है तद्भव शब्द नहीं है, बल्कि ये संस्कृत से ही लिया गया है, यानी ये तत्सम शब्द है। मुख्य बिंदु देख लेते हैं। तद्भव शब्द वह शब्द जो संस्कृत से भारत आर्य भाषाओं में आते समय अपने रूप में कुछ परिवर्तन के साथ आते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। दूसरे शब्दों में तद्भव शब्द वह है जो संस्कृत की मूल शब्द से बदलकर हिंदी भाषा प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में हम अग्नि बोलते हैं और तद्भव रूप कुछ बदला हुआ रूप आग कहलाता है। उसी तरह संस्कृत में हम दंत बोलते हैं और बदला हुआ तद्भव रूप जो है वो दांत कहलाता है। इसी प्रकार संस्कृत में हम ग्राम बोलते हैं और बदला हुआ रूप क्या है, यानी तद्भवी रूप क्या है, गाँव। तो इस प्रकार से तद्भव शब्द वह शब्द होते हैं जो संस्कृत से के मूल शब्दों में कुछ बदलाव के साथ हिंदी आर्य भाषाओं में शामिल होते हैं। इसी के साथ तत्सम शब्द वह होते हैं
वह शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में सीधे उपयोग किए जाते हैं बिना किसी बदलाव के, बिना किसी परिवर्तन के। इसका मतलब है कि ये शब्द संस्कृत के मूल रूप में ही हिंदी में उपयोग होते हैं। जैसे अग्नि, अगर हम अग्नि का शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो वो संस्कृत का तत्समी रूप है, तत्सम शब्द है। इसी प्रकार अगर हम यहाँ पे सूरज को सूरज ना बोल के अगर हम सूर्य बोल रहे हैं तो वो इसका तत्समी रूप होगा। इसी प्रकार हम क्षेत्र, यहाँ पर अगर इलाके की जगह क्षेत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो वो एक तत्सम शब्द होगा, तत्समी रूप होगा। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषा में शामिल नहीं है? प्रश्न के अंत में नहीं है, इस तरह की चीज़ों को ज़रूर नोट किया कीजिए। तो यहाँ पे विकल्प नंबर ए यूनानी, विकल्प नंबर बी लैटिन, विकल्प नंबर सी फारसी, विकल्प नंबर डी अरबी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी भाषा है जो आर्य भाषा में शामिल नहीं है। इन चारों में से कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है अरबी, यानी विकल्प नंबर डी इसका करेक्ट उत्तर होगा। यहाँ पे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर। राजभाषा आयोग कब बना था? बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न जो है घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं ये जानकारी आपकी परीक्षा में देखने को मिल ही जाती है, चाहे वो पैसेज में हो या चाहे वो किसी विकल्प में या किसी भी प्रश्न में कहीं ना कहीं दिया हुआ होता है। तो यहाँ पे राजभाषा आयोग कब बना था? विकल्प नंबर ए 1976, विकल्प नंबर बी 1955, विकल्प नंबर सी 1961, विकल्प नंबर डी 1975। तो इसमें से चारों में से कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा कि राजभाषा आयोग कब बना था। चलिए काफ़ी सरल प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर है 1955, विकल्प नंबर बी। प्रश्न संख्या 4 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? तद्भव और तत्सम हमने अभी देखा, तो अब आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सा नहीं है। तो विकल्प नंबर ए अग्नि, विकल्प नंबर बी भ्राता, विकल्प नंबर सी आज्ञा, विकल्प नंबर डी किसान। तो इसको भ्राता कर लीजिए और यहाँ पे आप कोई एक विकल्प चुनना है आपको। और यहाँ पे तीन जो है वो तत्सम शब्द होंगे और कोई एक होगा जो तद्भव होगा, यानी संस्कृत से नहीं लिया गया होगा। बाकी 3 संस्कृत से लिए गए हैं यूं के त्यों। तो चलिए आपने कोई एक विकल्प चुन लिया होगा। आप सभी को पता है, अभी हमने उदाहरण में भी देखा था कि अग्नि शब्द हमारा तत्सम संस्कृत से लिया गया है। उसी प्रकार भ्राता भी हमारा जो है वो संस्कृत से लिया गया है, आज्ञा भी। और वैसे तद्भवी क्या होगा? आज्ञा का इजाज़त बोलते हैं कई बार हम, इजाज़त लीजिए। उसी प्रकार आज्ञा जो है तत्सम शब्द है। यहाँ पे किसान जो है वो हमारा तद्भवी रूप है। इसका क्या होगा? कृषक। कृषक इसका संस्कृत तत्समी रूप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तद्भव है, यानी तत्समी रूप नहीं है। यहाँ पे अगर कृषक होता तो वो तत्समी होता। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शामी भाषाओं में शामिल नहीं है? इब्रानी, अरबी, हबशी और फारसी। तो यहाँ पे शामी भाषाओं में शामिल नहीं है, बताना है आपको। तो यहाँ पे उत्तर होगा हबशी, विकल्प नंबर सी। यहाँ पे हबशी इसका सही उत्तर होगा। तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे भारत में 4 भाषा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। भारोपीय भाषा परिवार की भारतीय आर्य भाषाएं, जिसमें ठीक है, दूसरे द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा आस्ट्रिक भाषा परिवार और चौथा चीनी तिब्बत परिवार। तो ये 4 जो हैं वो 4 भाषा परिवार की भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, बाकी सब बाहर बोली जाती हैं। तो यहाँ पे प्रश्न संख्या 6। भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? आपको बताना है सन 1980 में, विकल्प नंबर बी सन 1857 में, विकल्प नंबर सी सन 1873 में या विकल्प नंबर डी 1860 में। तो आपको बताना है, सभी सन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी नोट करेंगे कि प्रश्न में सन में दिया हुआ है या। चलिए तो इसका आपने कोई एक विकल्प चुन लिया होगा और चलते हैं इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर सी 1873।
अब यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 7, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद 343 से 351 तक, विकल्प नंबर बी अनुच्छेद 434 से 315 तक, विकल्प नंबर सी अनुच्छेद 443 से 135 तक, विकल्प नंबर डी अनुच्छेद 334 से 153 तक। तो आपको बताना है। प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान किए गए हैं? वे कौन से अनुच्छेद हैं जिनमें राजभाषा से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो आपने कोई एक विकल्प यहाँ पे बताना है। तो आपने कोई एक विकल्प चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, अनुच्छेद 343 से 351 तक में राजभाषा संबंधी प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में देखने को मिलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। भाषा और समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भाषा और समाज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प नंबर ए रामविलास शर्मा, विकल्प नंबर बी किशोरी दास वाजपेयी, विकल्प नंबर सी उदय नारायण तिवारी, विकल्प नंबर डी कामता प्रसाद गुरु। तो यहाँ पे आपको बताना है। कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ई, रामविलास शर्मा की ये पुस्तक है भाषा और समाज नामक पुस्तक। रामविलास शर्मा सही उत्तर होगा। विकल्प नंबर, अब यहाँ पे प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नामक पुस्तक, कामता प्रसाद गुरु, विकल्प नंबर ए, विकल्प नंबर बी किशोरीदास वाजपेयी, विकल्प नंबर सी उदय नारायण तिवारी, विकल्प नंबर डी रामविलास शर्मा। चलिए इसका सही उत्तर देख लेते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, उदय नारायण तिवारी की ये पुस्तक है। अब प्रश्न संख्या 10 यहाँ पे देखते हैं। हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो विकल्प नंबर ए कामता प्रसाद गुरु, विकल्प नंबर बी किशोरीदास वाजपेयी, विकल्प नंबर सी उदय नारायण तिवारी और विकल्प नंबर डी रामविलास शर्मा। तो हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी व्याकरण की, और इसके लेखक भी काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है ये इनकी। तो इसका सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कामता प्रसाद गुरु की है ये हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक। और अगर आपको ये बुक पढ़नी हो हिंदी व्याकरण की तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर आपको शेयर ज़रूर करूँगी। चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। हिंदी शब्द अनुशासन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विकल्प नंबर ए कामता प्रसाद गुरु, विकल्प नंबर बी किशोरीदास वाजपेयी, विकल्प नंबर सी उदय नारायण तिवारी या विकल्प नंबर डी रामविलास शर्मा। तो आपको बताना है। तो यहाँ पे हिंदी शब्द अनुशासन आपकी किशोरीदास वाजपेयी की होगी। यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। तो किशोरीदास वाजपेयी की पुस्तक है हिंदी शब्द अनुशासन। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है? विकल्प नंबर ए राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या छोटा नागपुर। तो आपको बताना है मुंडा भाषा परिवार का क्षेत्र कौन सा है। कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं। छोटा नागपुर यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है? विकल्प नंबर ए छपरा, विकल्प नंबर बी सुल्तानपुर, विकल्प नंबर बी बरेली या विकल्प नंबर डी अलीगढ़। ब्रज भाषा किस क्षेत्र में बोली जाती है आपको बताना है। तो कोई एक विकल्प आपने चुन लिया होगा। चलिए इसका सही उत्तर देखते हैं, अलीगढ़। तो उत्तर प्रदेश की तरफ यहाँ पे अलीगढ़ में यहाँ पे ब्रजभाषा क्षेत्र है। चलिए प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से भोजपुरी किस क्षेत्र में बोली जाती है? विकल्प नंबर ए छपरा, सुल्तानपुर, बरेली या अलीगढ़। PYQ का है ये, और काफ़ी बच्चे इसको गलत करके आए थे। तो PYQ का है ये प्रश्न। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भोजपुरी बिहार से संबंधित है, और यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है जो बिहार से संबंधित है? तो सुल्तानपुर भी नहीं है, बरेली भी नहीं है, अलीगढ़ ये सब उत्तर प्रदेश में है, और छपरा जो है वो है यहाँ पे बिहार से संबंधित, बिहार का एक क्षेत्र है। तो भोजपुरी के लिए वही यहीं पे सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से मैथिली किस क्षेत्र में बोली जाती है? मैथिली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो मैथिली भी यहाँ पे बिहार से संबंधित है। बिहार के यहाँ पे 2 क्षेत्र दिए हुए हैं। तो आपको बताना है, बाकी को आप एलिमिनेट कर सकते हैं। इसी तरह से परीक्षा में भी करना है। तो छपरा या दरभंगा में से आपको बताना है।
और बाकी आप जानते हैं एलिमिनेट हमने कर दिए, सुल्तानपुर भी और बरेली भी। तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे दरभंगा, विकल्प नंबर डी। तो इसी तरह से वीडियो अच्छी लगी हो, क्लास अच्छी लगी हो और टेस्ट में क्लास में आपके 15 में से कितने प्रश्न सही हुए आप ज़रूर बताएं, ताकि हम प्रश्नों का स्तर और अधिक बढ़ा पाएँ। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे डेली क्लास होती है शाम को 8:30 बजे। तो आप सभी क्लास में जुड़ना ना भूलें। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन ज़रूर करें, वहाँ पे आपको क्लास का लिंक डेली मिल जाता है। चलिए बाय, तब तक के लिए मिलते हैं अगली क्लास में।